मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के लुई कैंप के करीब इंस्पेक्टर के.पी. शर्मा रिलीफ इमदाद लेकर पहुंचने वालों को वापस भेज रहे हैं। समाजी कारकुन शहजाद पूनावाला का कहना है कि लुई कैंप के अलावा दीगर कैंपों में अभी भी 100 खानदान मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला के मुताबिक वो मंसूरा कैंप मुतासरीन के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे तो इंस्पेक्टर के.पी. शर्मा ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और शनाख्त मालूम करने के बाद कैंप की तरफ जाने से रोक दिया। जब इंस्पेक्टर से रोके जाने के बारे में तहरीरी जवाब तलब किया गया तो पुलिस ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। शहजाद पूनावाला के मुताबिक मकामी लोगों ने भी इंस्पेक्टर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि इंस्पेक्टर का रवैया एक मखसूस तबके के साथ इंतहाई जारहाना रहा है। इस रवैये की आला हुक्काम से शिकायत भी की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। लेकिन मुजफ्फरनगर के डीएम कौशलराज शर्मा ने फसाद मुतासिरीन को जबरदस्ती राहती कैंपों से हटाने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कौशलराज शर्मा का कहना है कि लोगों को एतमाद में लेकर ही कैंपों से हटाया गया। मुजफ्फरनगर में एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि 41 कैंप जब चल रहे थे उनमें से लास्ट एक लोही कैंप बचा था। लोही कैंप एक ऐसा कैंप था जो पहले गांव में चल रहा था, लेकिन लोगों ने विरोध स्वरूप एक महीने से खुले में अपने टेंट्स लगा लिए थे। ये बहुत अनसेफ लोकेशन थी और किसी भी तरह ये प्रशासनिक कैंप नहीं था। हालांकि प्रशासनिक सुविधाएं दी गई, लेकिन किसी भी प्रकार से जैसे मीडिया के माध्यम से भी और इंटेलिजेंसिया भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया कि लोग अनसेफ हैं। उसके बाद लोगों को परस्यू किया गया, जो मैनेजिंग कमेटी है उनको परस्यू किया गया, काफी लोगों को इसमें सोशल लोगों को जोड़ा गया। सबकी परसुएशन का रिजल्ट ये रहा कि वो लोग मान गए कि अनसेफ लोकेशन से सेफ लोकेशन में चले जाएंगे। तो काफी लोगों ने अलग अलग गांव में शरण ले ली। हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफर की थी, हालांकि कोई लोग उसमें नहीं आए, लेकिन काफी लोग वहां से हट के जाने लगे, तो बाकी लोगों में भी ऐसा माहौल बना और अल्टीमेटली वो कैंप भी के लोग भी वापस अपने घर चले गए हैं। काफी लोग अपने खुद के गांव में लौटे, काफी दूसरे गांव में लौटे। इसमें कोई भी फोर्स इवैक्यूएशन नहीं हुआ। करीब ये कैंप एक महीने से चल रहा था, फोर्स इवैक्यूएशन करने की कभी भी नौबत नहीं पड़ी। जम्मू कश्मीर में जवाहर टनल और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में गुज़िश्ता 2 दिनों की मुसलसल बर्फबारी की वजह से आज दूसरे रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। इसकी वजह से जवाहर टनल के दोनों अतराफ सैकड़ों मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां दरमांदा हैं। हुक्काम के मुताबिक लगातार बर्फबारी की वजह से कौमी शाहराह पर काफी फिसलन पैदा हो गई है, जबकि कई जगहों पर पिस्सियां गिर आने का खदशा लाहक हो गया है। दरमांदा ड्राइवरों का कहना है कि मुसलसल बर्फबारी की वजह से उनके लिए सर्दी का सामना करना बेहद मुश्किल है। इंतजामिया ने किसी भी हालत से निपटने के लिए काजीगुंड और अनंतनाग में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया है। बंद है बेशक, लेकिन जो हमारा उसमें इम्पोर्टेंट सेक्टर है काजीगुंड और बानीहाल के बीच, उसमें कोई दरमांदा नहीं है। उससे नीचे जो लेवडोरा से नीचे हम किसी भी ट्रक वगैरह को जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। अगर किसी को कोई मुश्किल आ जाए, हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट का सेल वहां पे लगा हुआ है एंड वी आर रेडी टू फेस एनी सिचुएशन इन दैट। उधर कश्मीर वादी में सयाह ताजा बर्फबारी से लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। गुलमर्ग में नया साल मनाने आए सयाहों की मस्ती देखने लायक रही। इट इज कम्प्लीटली स्विट्जरलैंड जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आओ एंड आप बहुत ही खुश होगे। सबको एक बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही हूँ। मैं यहाँ कश्मीर में हूँ, स्नो एंजॉय कर रही हूँ। वी ऑल आर हैविंग अ रॉकिंग टाइम। गुलमर्ग से ज्यादा सुंदर जगह वर्ल्ड में कोई नहीं है। इट्स अ मेजर स्विट्जरलैंड एक्चुअली। वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड इट्स अ लाइफ रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस टू अस। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत मुबारक। स्विट्जरलैंड पता नहीं लोग क्यों जाते हैं। स्विट्जरलैंड से बढ़िया जगह कश्मीर है। कश्मीर में एक बार आके जरूर देखना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में जाना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। बुलेटिन में खबरें और भी, वक्त ब्रेक का। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान-पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जाओ सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक की वजह से खेती के माहिरीन से फौरन बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन मसरूफ हो तो अपनी परेशानी फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और परेशानी के हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ियाँ अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कास्ट से मुतालिक परेशानियों का अपनी जबान में फौरन हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद अब कुछ बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तान की खुसूसी अदालत ने गद्दारी के एक मुकदमे में पाकिस्तान के साबिक़ सदर परवेज मुशर्रफ को 2 जनवरी को हर सूरत में अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि अदम हाजिरी की सूरत में मुशर्रफ को गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया जाएगा। परवेज मुशर्रफ को उन पर लगाए गए गद्दारी के इल्जामात की समाअत के लिए आज अदालत में हाजिर होना था, ताहम उनकी रिहाइशगाह के पास बम बरामद हुआ, जिसके बाद वो अदालत में हाजिर नहीं हुए, जबकि उनके वकला ने अदालत में परवेज मुशर्रफ को हाजिरी से मुस्तस्ना करने और समाअत को 5 हफ्तों के लिए मुलतवी किए जाने की दरखास्त की है। दिफाई वकला की अर्जदाश्त की तफसील बताते हुए सरकारी वकील ने कहा कि वकील दिफा ने अदालत की तश्कील और कुछ जजों की गैर जानिबदारी पर सवाल उठाए हैं। Raising objection against the notification whereby the court was constituted, then the composition of the court, then bias against some of the judges. Now it's for the court to decide all those issues. 70 साला परवेज मुशर्रफ इंतखाबात लड़ने की गर्ज से पिछले साल मार्च में पाकिस्तान वापस हुए थे। ताहम उनकी वापसी के बाद से उन पर उनके दौरे इख्तिदार से मुतालिक मुतादिद मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से सबसे संगीन गद्दारी का केस है। इस केस में मुजरिम पाए जाने पर उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत भी हो सकती है। इतलात के मुताबिक जज फैसल अरब ने मुकदमे की समाअत को जुमेरात तक के लिए मुलतवी तो कर दिया, ताहम ये इशारा भी दिया है कि अगर परवेज मुशर्रफ कल अदालत में हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया जा सकता है। Court has also directed the appearance of defendant Mr. Pervez Musharraf, and court will continue with the hearing of petitions filed by the defendant side. They will conclude their arguments and then the prosecution will reply. परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का ये केस उनके दौरे इख्तिदार में सन 2007 में इमरजेंसी के निफाज और मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत मुतादिद जजों को तहवील में लिए जाने की रूह से दायर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। शाम के कीमियाई हथियारों की मुल्क से बाहर मुंतकली के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हुक्काम का कहना है कि हथियारों की मुंतकली के लिए शाम की बंदरगाह लताकिया में हिफाजती और दूसरे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लताकिया शाम का वो बंदरगाह है जहां मुल्क से बाहर मुंतकिली से पहले शाम के तमाम कीमियाई हथियार जमा किए जाएंगे। लताकिया के मेयर का कहना है कि UNOPCW के खुसूसी कोऑर्डिनेटर ने शहर के मुआयने का काम मुकम्मल कर लिया है और मिशन के लिए तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। وكل الأمور بجاهزية ونحن جاهزين لتقديم كل الخدمات والمساعدات. मेयर के मुताबिक कीमियाई हथियारों की मुंतकिली के लिए गाड़ियां भी तैयार हैं और उनके ख्याल में मुंतकिली का अमल चंद दिनों में शुरू हो जाएगा। نتوقع خلال أيام ستبدأ عملية الترحيل وكل التجهيزات اتخذت والسيارات اللازمة لتأمين نقل الأسلحة بشكل آمن موجودة وجاهزة. शाम के तकरीबन 1000 टन कीमियाई हथियार और मवाद मुल्क से बाहर मुंतकिल किए जाएंगे और एक बहरी जहाज पर उन्हें तलब किया जाएगा। इस दौरान मीडिया पर लताकिया के बंदरगाह के करीब आने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि शहरियों पर इलाके की तस्वीरें लेने से भी रोक लगा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब खेल। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोरी एंडरसन ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एंडरसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए सिर्फ 36 गेंदों पर ही सेंचुरी बना डाली। नया
साल नया रिकॉर्ड। जी हां, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कॉरी एंडरसन ने वनडे क्रिकेट में 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। एंडरसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलते हुए वनडे क्रिकेट की सबसे तेज यानी सिर्फ 36 गेंदों पर सेंचुरी बना डाली। एंडरसन ने अपनी पारी के दौरान 47 गेंदों पर 131 रन बनाए, जिसमें 14 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। इससे पहले सबसे कम गेंदों पर सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी शाहिद आफरीदी के नाम था, जिन्होंने 1996 में श्रीलंका के खिलाफ नैरोबी में 37 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया था। इस तूफानी पारी के दौरान एंडरसन ने वेस्टइंडीज के किसी भी गेंदबाज को नहीं बख्शा। एंडरसन ने अपनी पारी के दौरान मिलर के एक ओवर में 27 रन, रवि रामपॉल के एक ओवर में 26 रन और सुनील नारायण के एक ओवर में 24 रन जड़े। एंडरसन वनडे क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्कों के रिकॉर्ड से चूक गए। वनडे में एक पारी में सबसे ज्यादा 16 छक्के मारने का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के रोहित शर्मा के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आज नए वर्ष का पहला दिन है। इस नए वर्ष की मेरी तरफ से आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। अपना मानना है कि वर्ष 2014 में हम बदलेंगे। हम हिंदुस्तानियों के लिए यह साल ऐतिहासिक साबित होगा। हम और हमारी दशा दिशा के बदलने की ढेरों वजह इस नए साल में है। वर्ष 2014 में भारत को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, केंद्र में नई सरकार होगी, राजनीतिक अनिश्चितताएं खत्म होगी, उसके साथ आर्थिक कारोबारी माहौल बदलेगा, हालात बदलेंगे। जाहिर है गुजरे साल जो एजेंडा बना, जो मुद्दे पैदा हुए और जनता जिस सोच विचार में है, उसी अनुसार सन 2014 में फैसला आना है। देश के सुधी जन से लेकर आम जन सभी के दिलो दिमाग में ढेरों सवाल उमड़ गुमड़ रहे हैं। इन सवालों पर ही अगले 4-5 महीने धुआंधार भाषण होंगे और वायदे मिलेंगे। सवाल है, क्या नेता जनता की चिंताओं को समझे हुए हैं? वर्ष 2014 के लिए कितनी तरह की कैसी चिंताएं हैं? वर्ष 2014 का क्या एजेंडा बनता है? सन 2014 के लिए बतौर राष्ट्र राज्य हमारी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस में इन दिनों जुनूबी हिंदुस्तान की 4 रियासतों को लेकर ज्यादा फिक्रमंदी का माहौल है। कांग्रेस जब जब बहरान में मुब्तला रही है, तब इन रियासतों से उसे सहारा मिला है, लेकिन इस बार इन्हीं रियासतों में ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसलिए पार्टी के आला रहनुमा अंदर का झगड़ा सुलझाने और इत्तेहाद कायम किए जाने की कोशिश में मसरूफ हैं। इस कोशिश के तहत ही कर्नाटक और केरल में हुकूमत में रद्दबदल किया गया। आज एक साथ दोनों रियासतों में वज़राए आला ने बदलाव किया है। केरल कांग्रेस
कांग्रेस की रियासती सदर रमेश चेन्नीथल्ला की मुसलसल मुखालफत कर रहे वजीर आला ओमन चांडी ने उनको हुकूमत में शामिल किया है और उन्हें वजारत दाखिला सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि अक्सरियती तबके हिंदू वोटों की नाराजगी को देखते हुए कांग्रेस के सीनियर रहनुमा AK एंटनी ने यह फैसला करवाया। इसी तरह कर्नाटक में भी काबीना में तौसी की गई है और हुकूमत से बाहर छूट गए 2 कद्दावल्ली चान DK शिव कुमार और रोशन बेग को वजीर बनाया गया है। कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत पोजीशन में है, लेकिन दाखिली खींचतान के सबब इंतखाबी इम्कानात कमजोर हो रहे थे। ऊपर से BS येदियुरप्पा की बीजेपी में वापसी तय हो गई है। इससे भी कांग्रेस को अपनी हिकमत अमली पर असर नौ गौर करना पड़ा। अब कांग्रेसी लीचान को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की फिक्र करनी है, जहां उसका अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं हो सका है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर दिल्ली में प्रोटेम स्पीकर का ओहदा ठुकराया। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने दिल्ली के सबसे सीनियर रुकन असेंबली जगदीश मुखी का नाम तजवीज किया था, लेकिन बीजेपी ने बहुत ही सब्र तहम्मुल के साथ इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया। बीजेपी के इनकार के बाद कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद को प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए मुंतखब हुए असेंबली अरकान को हलफ दिलाने की जिम्मेदारी उनको दी गई। दरअसल बीजेपी की हिकमत अमली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक जाहिर करने की है। बीजेपी लीडरान को अंदाजा था कि अगर वो प्रोटेम स्पीकर का ओहदा ठुकराएंगे तो कांग्रेस का कोई रुकन असेंबली ये जिम्मेदारी अदा करेगा। अगर बीजेपी के जगदीश मुखी हलफ दिलाते तो ये पैगाम जाता कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ ताउन कर रही है। उसके अपने वोटरों में इसे लेकर कंफ्यूजन का माहौल पैदा होता। अब ये पैगाम जाएगा कि बीजेपी अलग है और कांग्रेस व आप एक हैं। बीजेपी को इससे अगले इलेक्शन में फायदा मिलने का इम्कान है। आगे भी बीजेपी की जानिब से इसी बात को तशहीर किया जाएगा। बीजेपी रहनुमा मान रहे हैं कि दिल्ली और दूसरी रियासतों में भी आपका असर इसी बात से कम होगा कि वो कांग्रेस के साथ हैं। उनको वोट देने का मतलब है कि कांग्रेस को वोट देना। मरकजी हुकूमत ने गुजरात में खातून की जासूसी के मामले की जांच के लिए कमीशन बना दिया है। ये कमीशन 3 महीने में अपनी जांच की रिपोर्ट देगा। मरकजी हुकूमत ने कमीशन के कामकाज का दायरा बहुत वसी रखा है। उसमें अरुण जेटली के कॉल डिटेल निकालने का इशू भी शामिल कर दिया गया है और साथ ही हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत के दौरान कांग्रेसी रहनुमा वीरभद्र सिंह के टेलीफोन टेप किए जाने का इशू भी उसकी जाँच के दायरे में ला दिया गया है। लेकिन खास तौर से कमीशन को गुजरात के खातून आर्किटेक्ट की मुबैना इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल निगरानी की जांच का है। कांग्रेसी लीडरान को इस जांच से बहुत उम्मीद है। जराये का कहना है कि मरकजी हुकूमत ने अपनी एजेंसियों से पहले ही इसकी जांच करवा ली है और मरकज को जो फीडबैक मिली है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि खातून आर्किटेक्ट की निगरानी हुई थी। गुजरात से बाहर भी खातून के फोन टेप किए गए हैं और उसकी फिजिकल निगरानी हुई। इसके सबूत भी कहा जा रहा है कि मरकजी एजेंसियों के पास मौजूद हैं, जो वो मांगे जाने पर जांच कमीशन को मुहैया करवाएंगे। बातचीत के कुछ और टेप भी एजेंसियों के पास हैं, जो जांच कमीशन को दिए जाएंगे और उसके बाद एन इलेक्शन से पहले उसे मंजर आम पर रखा जाएगा। लेकिन बीजेपी रहनुमा भरोसे में है कि मरकज व कांग्रेस हुकूमत जितना कीचड़ उछालेगी, कमल उतना ही खिलेगा। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। मरकजी हुकूमत ने राष्ट्र गैर मुल्की सरमायाकारी के ज़ाब्ते में मजीद नरमी बरतने की तैयारी कर रही है। मरकजी वजीर सनत और तिजारत आनंद शर्मा ने कहा है कि आने वाले हफ्ते में हुकूमत FDI के ज़ाब्ते में ढील देगी ताकि हिंदुस्तान ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की सरमायाकारों को अपनी जानिब खींच सके। गुज़िश्ता साल मरकजी हुकूमत ने खुर्दा कारोबार में राष्ट्र गैर मुल्की सरमायाकारी की मंजूरी दी थी और साथ ही टेलीकॉम, दिफाई, पेट्रोलियम, रिफाइनरी वगैरह के सेक्टर में FDI के ज़ाब्ते में ढील दी थी। माना जा रहा है कि अब हुकूमत रेलवे में और तामीराती सेक्टर में राष्ट्र गैर मुल्की सरमायाकारों को लुभाने के लिए ज़ाब्ते में कुछ ढील देने वाली है। अपने इश्तियाल अंगेज तमिल सियासत के लिए मशहूर रहे MDM के सरबराह वाई को एक बार फिर NDA में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि मरकज की UPA हुकूमत को हटाने और अगले इलेक्शन के बाद कांग्रेस की मदद से कोई हुकूमत बनने के इम्कानात को खत्म करने के लिए उनकी पार्टी NDA में शामिल होगी। अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत में जब मरकज में NDA की हुकूमत थी, उस वक्त वाई को उससे जुड़े थे। उन्होंने कहा कि NDA में शामिल होने के बारे में उनकी बात BJP सदर राजनाथ सिंह से हुई है। वाइको ने कहा है कि कांग्रेस का पूरे मुल्क से सफाया हो जाएगा। BJP वजारत उस्मा के दावेदार नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी मुल्क के अगले वजीर आजम बन सकते हैं।
सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के हामी रहे वाइको ने ये भी कहा है कि इस मसले पर उनकी पार्टी अपनी राय पर दोबारा गौर कर सकती है। गौरतलब है कि बीजेपी इस प्रोजेक्ट की मुखालफत करती है। यूथ कांग्रेस के लीडर ने बीजेपी सदर राजनाथ सिंह की रिहाइशगाह पर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि गुजरात की नरेंद्र मोदी हुकूमत में एक सजायाफ्ता बाबू बुखारिया को वजीर बनाया गया है, वो जमानत पर छूटे हैं। इससे पहले बीजेपी यूथ मोर्चे के लीडर ने मंगल को कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया था। बीजेपी रहनुमा हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई किए जाने का मुतालबा कर रहे थे। वीरभद्र सिंह पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा अरुण जेटली ने कई तरह के बदउनवानी में शामिल होने के इल्जाम आयद किए हैं। कांग्रेस ने उनके ऊपर लगाए गए तमाम इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि अगर बीजेपी के पास सबूत हैं तो वो मुताल्लिका जांच एजेंसी से बराह रास्त राब्ता कायम करे। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला वीरभद्र सिंह पर लगाए गए इल्जामात को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गई। बीजेपी लीडर ने इलेक्शन कमीशन को बताया है कि वीरभद्र सिंह और उनकी अहलिया ने जानबूझकर कई इत्तलात अपने हलफनामे में नहीं दी हैं। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आला और उनकी अहलिया ने करोड़ों रुपए की जायदाद के बारे में इत्तला नहीं दी है। बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह ने एक बिजली कंपनी को जबरदस्त फायदा पहुंचाया है और बदले में उससे पैसे लिए हैं। इससे पहले राज्यसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा अरुण जेटली ने वीरभद्र सिंह पर इल्जाम लगाया था और उसकी जांच के लिए वजीर आज़म को खत भी लिखा था। दिल्ली असेंबली का नया इजलास आज से शुरू हो गया है। 7 दिन के इस पहले इजलास में वजीर आला अरविंद केजरीवाल अपनी हुकूमत की अक्सरियत को साबित करेंगे। आम आदमी पार्टी की हुकूमत 20,000 लीटर हर खानदान को हर महीने मुफ्त में पानी और बिजली की कीमतों में 50% तक के रियायत देने के ऐलान के बाद अब बिजली कंपनियों का ऑडिट कराने का फैसला लिया है। असेंबली का इजलास शुरू होने से पहले ही उबूरी स्पीकर को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग ने बीजेपी के जगदीश मुखी के नाम की तजवीज रखी थी, लेकिन बीजेपी ने इसे तस्लीम करने से मना कर दिया। उसके बाद कांग्रेस के चौधरी मतीन अहमद ने उबूरी स्पीकर का किरदार अदा किया और पहले दिन अरविंद केजरीवाल समेत दूसरे असेंबली अरकान को हलफ दिलाया गया। माना जा रहा है कि उनकी देखरेख में ही हुकूमत जुमेरात को अक्सरियत साबित करेगी और जुमा को स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा। आम आदमी पार्टी ने MS धीर को स्पीकर बनाने का ऐलान किया है। हिंदुस्तानी फिजाइया के लिए VVIP हेलीकॉप्टरों की खरीद के सौदे को हुकूमत ने मंसूख कर दिया है। ये सौदा इंग्लो इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 3600 करोड़ रुपए की डील में था। 3600 करोड़ रुपए के इस सौदे के समझौते में कमीशन की अदायगी के इल्जामात लगे थे, जिसके बाद हुकूमत हिंद ने इसे मंसूख करने का फैसला किया। गौरतलब है कि हिंदुस्तानी फिजाइया की साबिक सरबराह SP त्यागी इस मामले में एक मुलजिम है। इस मामले की जांच CBI कर रही है। बताया जा रहा है कि वजीर दिफा AK एंटनी की आज वजीर आजम मनमोहन सिंह से मुलाकात के बाद इस सौदे को मंसूख करने का फैसला किया गया। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार
देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें वह घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल में कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं? सुषमा 3 महीने के लिए दिल्ली की वजीर आला रही हैं और केजरीवाल अभी वजीर आला बने हैं, जिनके बारे में उनके करीबियों का कहना है कि 3 महीने तक वजीर आला रहेंगे। लेकिन इसके अलावा दोनों में एक और मुमासलत पाई जाती है। सुषमा स्वराज वजीर आला बनी तो उन्होंने कहा कि वो रातों को जागेंगी ताकि दिल्ली के लोग चैन से सो सकें, और वो थानों का जायजा लेने चली गयी। उनको इसका ध्यान ही नहीं रहा कि ये जानकारी ही नहीं थी, दिल्ली हुकूमत के तहत आती ही नहीं है। इसी तरह केजरीवाल ने कह दिया कि वो सीएनजी की कीमतें घटाने पर गौर करेंगे। बाद में उनको बताया गया कि कीमतें घटाने का अख्तियार उनको नहीं है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में दिल्ली हुकूमत की हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। उन्होंने बिजली की कीमतें घटाने का भी वादा किया था, लेकिन जब पता चला कि वो कीमतें नहीं घटा सकते तो सब्सिडी देकर काम चलाया जा रहा है। बिहार की इंतखाबी तस्वीर वाज़ेह होती हुई दिख रही है। आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की कांग्रेस सरबराह सोनिया गांधी से मुलाकात हुई। उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने कहा कि वो इत्तेहाद के लिए कोई भी कुर्बानी पेश करने को तैयार हैं। इसका मतलब है कि वो कांग्रेस के लिए कुछ ज्यादा सीटें छोड़ने के लिए राजी हो सकते हैं। उन्होंने लोजपा के साथ भी इत्तेहाद का भरोसा जाहिर किया है। वैसे भी माना जा रहा है कि अगर आरजेडी कांग्रेस साथ आए तो लोजपा उसी अलायंस में रहेगा। इस इत्तेहाद में सीपीआईएमएल और एनसीपी को भी एक सीटें मिलेंगी। दूसरा इत्तेहाद बीजेपी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का है। उपेंद्र कुशवाहा और अरुण कुमार से बीजेपी लीडरान की बातचीत सीटों को लेकर चल रही है। तीसरा इत्तेहाद बरसर इख्तियार जनता दल यू का होगा, जिसमें सीपीआई और सीपीएम शामिल होंगे। ऐन मौके पर कुछ लीडरान और सीटों की अदला बदली हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर इन 3 पार्टियों का यही सहरुखी मुकाबला होगा। आम आदमी हो या बड़ा आदमी, सभी 2014 से बहुत उम्मीदें बांधे हुए हैं। भारत के लिए नया वर्ष शुभ हो और लोग मुश्किलों से राहत पाए, यह उम्मीद अगले जनादेश पर टिकी है। लोकसभा चुनाव इस वर्ष की निर्णायक घटना होगी। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। इस साल का कई सालों से इंतजार था। हिंदुस्तान की सियासत, इक्तसादियात और समाजी सिस्टम में 2014 का जैसा इंतजार हुआ है, वैसा इंतजार हाल की दहाइयों में शायद किसी और साल का नहीं हुआ होगा। 2-2.5 साल पहले हुकूमत हिंद के उस वक्त के इक्तसादी मुशीर कौशिक बसु ने कहा था कि मुल्क की इक्तसादियात में इस्लाह 2014 से पहले मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा था कि 2014 के इलेक्शन के बाद मुस्तकिल तौर पर हुकूमत बनेगी तो वही हुकूमत मईशत में बेहतरी के बारे में ठोस फैसले कर सकेगी। इसी तरह गुजरात में नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार वापसी और आम आदमी पार्टी की दिल्ली में जीत के बाद से सियासी हलकों में नए साल के इलेक्शन का इंतजार हो रहा है। माना जा रहा है कि अप्रैल मई के इलेक्शन के बाद मुल्क में नया सियासी सिस्टम बनेगा। बुनियादी तौर से नए साल में होने वाले इलेक्शन से ही तमाम बदलाव जुड़े हुए हैं। नई और मुस्तकिल हुकूमत बनेगी जो ठोस और फैसला कुन और हतमी फैसले करेगी, मुल्क की मईशत को बेहतरी के रास्ते पर ले जाएगी, समाज में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी, सरहद पर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के बंदोबस्त को मजबूत करेगी और दुनिया भर के ममालिक के सामने भारत मजबूती के साथ खड़ा होगा और बराबरी से बातचीत करेगा। हालांकि इन तमाम उम्मीदों से कुछ चेहरे जुड़े हुए हैं, लेकिन बिना किसी सियासी कब्ल अज़ वक्त के कयास के भी कहा जा सकता है कि मुल्क के लोगों ने बदलाव की उम्मीद पाली हुई है, जिसकी झलक दिल्ली में देखने को मिली है। गुज़िश्ता साल दिल्ली में एक बड़ी सियासी तहरीक हुई थी, जिसके नतीजे में आम आदमी पार्टी की हुकूमत कायम हुई है। आम आदमी
पार्टी ने लोक लुभावन वादों की सियासत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। दूसरी तमाम सियासी जमातों को अब उनकी शराइत पर सियासत करने की मजबूरी बनती हुई दिख रही है। इससे ये भी लग रहा है कि हिंदुस्तान में सियासी बहस का बुनियादी इशू बदल रहा है। अगले 4-5 महीने इस सियासी बदलाव की सिमत को लेकर धुआंधार बहस छिड़ेगी। मार्च से लोकसभा इलेक्शन के लिए तशहीर शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही 2 रियासतों के असेंबली इलेक्शन की तशहीर भी चलेगी। आम इंतखाबात के साथ ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा के इलेक्शन होंगे। उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड में असेंबली इलेक्शन होंगे। यानी सियासी लिहाज से देखें तो अगला साल सियासी तौर से जबरदस्त बदलाव का साल हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मरकज में कांग्रेस क़यादत वाली हुकूमत है और जिन 6 रियासतों में असेंबली का इलेक्शन होना है उनमें से 5 रियासतों